वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक और आज बहुत खुशखबरी की बात है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा यूनिट जो एक पूरी एक बुक है अपने आप में वो कंप्लीट की है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका पहला जो है कि आपका पार्ट है या पहला चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉय। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो है कि जो लेक्चर है वो 38 लेक्चर है टोटल। उसके अलावा नियर टू आपके 10 टू 12 आपके लेक्चर है जो जिनमें कि हमने जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करें, यानी टोटल जो आपकी प्लेलिस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की उसमें 50 क्लासेस आपकी पड़ी। अगर आपने वो सारे के सारे एमसीक्यूज के साथ साथ सारी अगर क्लासेस देख ली तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाए, ये मेरी गारंटी। क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में जो है कि सारी चीज़ें जो है कि डिस्कस करी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजीसी नेट जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो है कि जो भी सिलेबस रहता है, जो भी ब्रॉड सिलेबस उसका है ना, तो वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा है बहुत ही डेप्थ में, है ना। तो एक बारी जाकर के आप माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप चाहें तो जो आपको पेड क्लासेस में कहीं ना कहीं कंटेंट मिलता है वो मैंने पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में आपको दे रहा हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हम इसी तरह पूरा का पूरा फिनिश करें। तो आज हम हमारा जो मेन टॉपिक जो पहला चैप्टर आप सभी लोगों का माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर अब इसके अंदर देखिए बहुत सारे लेट मी यहाँ पर जो है बहुत सारे मान लो कि ये सारे जो है कि यहाँ पे आपके सब टॉपिक्स हैं। आपका ये क्लासिकल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, ये आपके उसके बाद जो है कि किन्सन देखो ये समझने से पहले आप पहले ये समझिएगा हर एक चैप्टर में आपका माइक्रो का कोई चैप्टर हुआ या कोई माइक्रो का चैप्टर हुआ, होता क्या है एक्चुअल में कि कोई ना कोई थ्योरी होती है या किसी ना किसी प्रॉपर एक मान लो इसमें जैसे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी जा रही है, ऐसे मान लो कि वहाँ पर किसी ना किसी आपके जो करेक्टर हैं इकोनॉमिक करेक्टर हैं उनके बारे में बात की जाती है ना। तो उसमें जो है कि जो सबसे पुराने इकोनॉमिस्ट हैं, हालांकि कहने के लिए तो क्लासिकल से भी पहले आप जो है कि मर्चेंटलिज्म या तो लेकिन हमारी ज़्यादातर कहानियाँ स्टार्ट होती हैं आपकी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है ना। तो क्लासिकल के बाद जो है कि नियो क्लासिकल आते हैं, वो अपनी कुछ बात कहते हैं। नियो क्लासिकल के बाद आपको जो है कि कीन्स आते हैं और कीन्स के बाद कीन्सियन आते हैं। उसके बाद जो है कि और उनके साथ ही साथ आपके जो है कि जो मोनेटरिस्ट वगैरह हैं और तो ये सारे के सारे इकोनॉमिस्ट अपनी कोई ना कोई अपनी थ्योरी यहाँ पर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी सिमिलरली यानी डिटरमाइन करने के लिए किसको आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग क्या दी थ्योरीज यहाँ पर प्रोपाउंड करी हैं। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर आप क्लासिकल एंड कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कीन्सियन थ्योरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये सारा कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और एट द लास्ट हम यहाँ पर बात करेंगे जो मल्टीप्लायर होता है क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सुपर मल्टीप्लायर। तो ये क्लास में तो कंप्लीट होगा नहीं कि हम यहाँ आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपका पहला चैप्टर है। तो लेट्स प्रोसीड विद द वट एवर द यहाँ पर जो है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो एक आइडिया आपको दूंगा कि क्लासिकल और कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका ये जो है यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कौन सा पीरियड जो है कि आपका प्री केंशियन पीरियड था, या आप कह सकते हो क्लासिकल प्री केंशियन मतलब कीन्सियन इकोनॉमिक्स से पहले का पीरियड है ना। तो जो 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था यहाँ तक तो क्लासिकल्स ने बहुत अच्छा काम करा, यानी पूरा का पूरा क्लासिकल किस पे काम करते थे, कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, है ना। इनका कहना था कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो यह सरकार कोई भी हस्तक्षेप ना करे। यहाँ पर क्या है, सेज लॉ काम करता है, सप्लाई जो है कि अपने आप अपनी डिमांड बना लेती है, यानी मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस जो है वो अपने आप जो है कि इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, यानी इनविजिबल जो हैंड है वो मार्केट में बना हुआ है, वो पूरी पूरी मार्केट या इकोनॉमी संभाले हुए है। मार्केट अपने आप चलेगी। यहाँ पर इन लोगों ने लॉन्ग टर्म की बात करी कि यहाँ पर मान लो अगर शॉर्ट टर्म में कोई ना कोई समस्या हो जाती है, मान लो कि थोड़ा डिसबैलेंस अगर इकोनॉमी हो जाती है किसी भी सेंस में, मान लो कि तो वो मान लो कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, है ना। हालांकि इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट ही लिया, यहाँ पर सारे सोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। या इन्होंने कहा कि मान लो मार्केट किसी भी तरह से मान लो डिसबैलेंस हो जाती तो वो शॉर्ट रन में होगी, लॉन्ग रन में वो अपने आप सही हो जाएगी। इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमी को ऐसा माना कि जो है कि मान लो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो कोई गलती करता है तो वो कहा उसको ये छोड़ के मतलब छोड़ दिया था, ये कह के कि आपने
एक मान लो कि छोटे टाइम पे गलती करती है, लेकिन लंबे समय में आप सुधर जाओगे, समझ जाओगे। तो ये इस तरह से मार्केट को समझते रहे, है ना? लेकिन होता क्या है एक्चुअल में कि अगर किसी को अगर आप उसकी गलती की सज़ा दिए बिना अगर उसको छोड़ देते हो, तो वो बड़ी गलती करता है, अल्टीमेटली जो है कि वो गड्ढे में चला जाता है एक दिन तक, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है कि आपका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है कि इस तरह से इकोनॉमी को लेके चल रहा है। अब हुआ क्या, यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन आ गया भाई, कैसे आ गया? क्योंकि कैपिटलिस्ट थे यहाँ पर, कैपिटलिस्ट थे। इन कैपिटलिस्ट का जो मेन प्रॉफिट मोटिव होता है वो होता है भाई प्रॉफिट। भाई कंपनी को, किसी फर्म को क्या चाहिए? प्रॉफिट, उसका मेन मोटिव यही होता है। इन्होंने क्या करा? लेबर एक्सप्लॉयटेशन करा। लेबर एक्सप्लॉयटेशन कैसे? लेबर एक्सप्लॉयटेशन इनकी जो है कि वेजेस कम करके, तो इनका उनको चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होता है? टीआर माइनस टीसी। टीआर माइनस टीसी यानी अगर टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी है, तो प्राइस बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ, तो प्राइस क्वांटिटी एक साथ तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमी चलेगी, क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? है ना? हो सकता है मैं आपसे थोड़ा तेज बोल रहा हूँ या मतलब स्पीड में बोल रहा हूँ, तो मैं इसलिए क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पुराना है और मान लो कि चैप्टर आगे है, और लेकिन ये प्री इन्फॉर्मेशन है, तो आई डू वांट कि इससे भी आप थोड़ा गो थ्रू हो जाए। तो ये आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस टीसी। टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, जो कि आपकी होती है डब्ल्यू एल प्लस आर के, है ना? जो सॉरी, तो यहाँ पर क्या है कि आर और के, ये तो आपका जो है कि मान लो कि कैपिटल जो है कि यहाँ पर ये कम हो या आर कम हो, तो ये तो पॉसिबल, मान लो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी तो लेबर के साथ कैपिटल भी जरूरी था। तो यहाँ पर लेबर भी नहीं कम कर सकते, तो इनकी वेज कम करने की इनको आइडिया मिला कि वेज कम कर दो, या तो टीसी कम होगा या टीआर बढ़ेगा, तब तो वही होगा ना, प्रॉफिट ज़्यादा। तो यहाँ पर वेज इन्होंने कम कर दी, लेबर की जब अगर आपने वेज कम कर दी, यानी उसकी दिहाड़ी, उसकी मजदूरी अगर आप लेबर की कम कर दो, तो अल्टीमेटली आप बताइएगा, अगर जो है कि जो प्रोड्यूसर है, जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं लोग, है ना, मान लो फॉर एग्जांपल आप ही अपने आप के लिए कैपिटलिस्ट मान लो, तो आप बताइएगा, आप कैपिटलिस्ट हो तो लेबर जो हायर कर रही है वही तो आपका प्रोडक्ट परचेस कर रही है अल्टीमेटली। अगर आप उसकी ही वेज कम कर दोगे, तो यानी उसके पास परचेजिंग पावर उसका रह नहीं जाएगा, यानी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप माल क्रिएट कर रहे हो, वो तो माल बिकेगा ही नहीं भाई, प्रोडक्ट आपका बिकेगा नहीं। तो जब वो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट रखा रह जाएगा प्लांट में। प्रोडक्ट रखा रह जाएगा प्लांट में, तो आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट कम हो जाएगा, और फिर आप लेबर अल्टीमेटली और ज़्यादा निकालो, क्योंकि भाई आपका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आप प्रोडक्ट जो बना रहे हो वो तो उसकी सप्लाई कर नहीं पा रहे हो, तो यानी और माल कैसे बनाओगे? या आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में आगे बिकेगा ही नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट आपने लगाया, उसका माल बना के रख दिया, अब वो आगे बिक नहीं रहा है। तो यानी वेजेस इन्होंने इतनी कम कर दी कि लोगों के पास, जनता के पास पैसा नहीं रहा, जो लेबर है। अब भाई कंजम्पशन ज़्यादा था तो वही करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि प्रोडक्ट बिकना चालू नहीं, तो यहाँ पर पूरा पूरा इकोनॉमी क्या होगी? डिसबैलेंस हो गई इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी क्या होगी? डिसबैलेंस होगी, क्योंकि जो है कि डिमांड नहीं हो रही थी। डिमांड नहीं हो रही थी, वो आपका जो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, तो उसके बाद और कम डिमांड हो रही थी, तो उसके बाद फिर और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, फैक्ट्री में से और लेबर निकाले। तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन बन गई। ये ग्रेट डिप्रेशन 1929 का ये कहा जाता है। आप लोग सभी लोग आपसे अवेयर हो गए। तो उसके बाद जो है कि कीन्सियन को देवता माना गया कि भैया कीन्स देवता, लॉर्ड कीन्स, आप मेरी सहायता करिएगा, क्या हो सकता है? तो कीन्स ने बताया कि देखिए, शॉर्ट रन की बात करो, लंबे समय में वी आर ऑल डेड, वी आर ऑल डेड, लंबे समय में हम लोग सब मर जाएंगे। कीन्स ने कहा कि देखो, लंबे समय की क्लासिकल लोग बात करते हैं, लंबे समय में तो भाई सभी लोग मर जाएंगे, तो हम लंबे समय की क्यों चिंता, अभी की चिंता करें शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन में जो है कि हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट रन में गवर्नमेंट को जो है कि आना ही आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट को अगर आना पड़ेगा, तो आप कहोगे गवर्नमेंट को आना पड़ेगा क्योंकि वो लोगों की जेब में पैसा डाले, नहीं, लोगों की जेब में पैसा डालने की बात तो ये कीन्सियन ऑलरेडी कर चुके थे कि कैसे भी लोगों की जेब में पैसा डालो, मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई बढ़ा दो, मनी सप्लाई, लोगों की जेब में पैसा जाएगा, लेबर की जेब में, यानी डीबीटी वगैरह करवा दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लोगों की जेब में पैसा जाएगा, वो डिमांड करेंगे। लेकिन लोगों ने क्या करा? जब इतनी बड़ी समस्या हो गई, तो लोगों ने अगर जेब में पैसा डाला गया, तो उन्होंने पैसा सेव कर लिया, खर्चा ही नहीं करा कि क्या पता आगे और बड़ी समस्या हो जाए, तो इसलिए पैसा उन्होंने क्या कर लिया? सेव कर लिया, यानी उसके बावजूद भी डिमांड नहीं करी, और उसके बावजूद डिमांड नहीं करी तो क्या होगा? इकोनॉमी और ज्यादा घुस गई। तो ये तो कीन्स ने कीन्स के बाद का, तो कीन्स ने अब तो मतलब सारा कुछ करके देख देख चुके थे, तो अल्टीमेटली होना क्या था? तो वहां पर क्या हुआ, कीन्स के जब ये पास गए, तो कीन्स ने कहा कि जो है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है कि इंटरवेंशन करना पड़ेगा इकोनॉमी में, और वो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ताकि जो है कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो, है ना? जैसे मान लो गवर्नमेंट क्या बनाए? ब्रिज बनाए, गवर्नमेंट जो है कि रेलवे बनाए, गवर्नमेंट जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, तो उसमें जो है कि लोग जो है कि एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों का, और जब गवर्नमेंट कोई काम करती है, तो लोगों का विश्वास बहुत बढ़ जाता है। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं कि मान लो 1 महीने का प्रोजेक्ट है,
उनका तो 2-3 साल के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं। तो लोगों को लगा कि भाई 2-3 साल तक तो अब एम्प्लॉयड है ना, तब उन्होंने खर्चा करना स्टार्ट करा। यानी तब उन्होंने करी क्या करी, डिमांड करी, और डिमांड के बाद जब सप्लाई हुई, है ना? यानी जो है कि जब सप्लाई हुई और सप्लाई के बाद जो है कि ये इकॉनमी क्यों चल रही है बताइए? हम लोग डिमांड कर रहे हैं और उधर सप्लाई आ रही है। जब डिमांड सप्लाई इस तरह से चलती है तभी तो जो है कि भाई इकॉनमी चल रही है। अगर भाई डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो लोग तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको काम पे क्यों रखा जाएगा? जब प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो बिकेगा ही नहीं। तो फिर से ये काम हुआ, और ये जो है कि 1971 तक जो है कि फिर से इकॉनमी जो है कि वो प्रॉब्लमेटिक वहाँ पर कंडीशन आ गई। उसके बाद आगे चल के मॉनेटरिस्ट आए, तो ये जो है कि बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, यहाँ पर ये क्लासिकल पोस्टुलेट्स क्या है। इन लॉन्ग रन देयर विल ऑलवेज बी फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैं आपको भी बता चुका हूँ। इफ देयर इज एनी अनएम्प्लॉयमेंट देन इट विल बी द केस ऑफ शॉर्टर, जो मैं आपको बता चुका हूँ ना। इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट फुल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर इक्विलिब्रियम वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, एंड नेशनल इनकम बराबर उसके है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नेशनल इनकम। देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन एंड नो अंडर प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन। तब इनका ये मानना था कि बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, लॉन्ग रन में ना ही कोई ओवर प्रोडक्शन होता है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि भाई जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन है ही, हो ही नहीं रहा है। यानी अगर हो भी जाता है, सप्लाई जो है वो अपने आप डिमांड क्रिएट कर लेती है। यानी ये बिल्कुल स्वर्ग बना रखा था इन लोगों ने। इकॉनमी बिल्कुल स्वर्ग है, ऑटोमेटिक सब कुछ बढ़िया हो रहा है ना। क्लासिकल इकोनॉमिक्स टर्म जो है कि वो किसने, कार्ल मार्क्स थे। इन्होंने जो है कि क्लासिकल जो है कि इकोनॉमिक्स जो है कि टर्म इन्होंने क्वाइंट करी है ना। तो ये आपका जो है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपका जो है कि 1973 से आपके 1776 में 19 बार बार आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर 19 की हम लोग बात करते हैं। तो 1723 से आपका जो है कि 1790 तक, और इन्होंने 1776 में अपनी बुक लिखी था, इंक्वायरी इनटू द नेचर, जो भी है आप लोग सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो है कि माल्थस हैं ये, इन्होंने जो है कि आपका पॉपुलेशन के बारे में काफ़ी बात करी यहाँ पर। उसके बाद जेबी से इन्होंने ला दिया, और डेविड रिकार्डो इन्होंने रेंट थ्योरी वगैरह प्रपोज किया ना। तो ये जो है कि अब यहाँ पर देखो, अब ये क्लासिकल क्यों कोलैप्स हो गए, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी लेजर फेयर सिस्टम इन्होंने कहा कि जिसमें कि सरकार का कोई यानी रोल नहीं होगा। तो इसलिए ये फेल होगा इनका पहला। सब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, में बता रहा हूँ कि इनका यही कहना था, सप्लाई अपने आप अपनी डिमांड बना लेती है। लेकिन सप्लाई एक टाइम पे क्या हुआ, डिमांड नहीं कर पाई। एवरीथिंग इज टू बी डिसाइडेड बाय मार्केट, यानी जो है कि जो सप्लाई है, डिमांड है, वो सब सप्लाई फोर्स और जो डिमांड फोर्स है वही सब कुछ डिसाइड करेंगे। यानी सारी चीज़ें मार्केट ही डिसाइड करेगी। कमोडिटीज प्राइसेस वेज फैक्टर प्राइसेस, यानी जो आपके वेज यानी क्या होगी, फैक्टर यानी फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, लेबर का प्राइस यानी वेज। तो कम्युनिटी प्राइजेज और फैक्टर प्राइजेज, इंटरेस्ट रेट्स आर फ्लेक्सिबल, हर चीज़ उन्होंने फ्लेक्सिबल मानी की। उन्होंने कहा कि तो भाई लॉन्ग रन की बात करती, लॉन्ग रन में आप तो अगर ये आ जाए फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन की ये कुछ चीज़ें फिक्स थी, तो आप बिल्कुल ही आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि लॉन्ग रन में तो सब कुछ बदलता है भाई। लॉन्ग रन में तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वेज फैक्टर प्राइस इंटरेस्ट रेट क्या, ये सब क्या है, ये फ्लेक्सिबल माने इन्होंने। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केटिंग, सभी लोगों को मार्केट की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कैन ओनली बी ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इन्होंने मनी सप्लाई को मान लिया कि अगर कोई इंक्रीमेंट हो रहा है डिमांड में, तो वो ऐसा नहीं कि मार्केट फेल कर रही है, वो इसलिए कि मनी सप्लाई बढ़ रही है ना। एज मनी सप्लाई ऊपर जाती है, पीपल हैव मोर मनी, ज़्यादा मनी के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं। सप्लाई कैन नॉट रिस्पॉन्ड सो क्विकली, क्योंकि सभी क्या कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सारे जो है कि जो लेबर है, जितना कैपिटल है, जितने रिसोर्सेस हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट हैं। तो एक साथ अगर कोई डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ानी है तो कैसे सब कुछ तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। तो ऐसा तो अब भाई कोई अगर मान लो कि सप्लाई बढ़ानी, तो यहाँ सप्लाई यानी प्रोडक्शन करना होना है। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या आपके फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये तो सारे के सारे आपके एम्प्लॉयड हैं, यानी कुछ खाली है ही नहीं जो और लगा करके हम प्रोडक्शन करें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी, तो ओनली इफेक्ट इन प्राइस, यानी जो है कि इंक्रीज इन प्राइस हो जाएगा। अगर जो है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इंक्रीज इन प्राइस हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो बढ़ नहीं पाएगी। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर ये इनके कारण रह गया कोलैप्स ऑफ क्लासिकल से आपके ये जो है कि कारण रहे इस तरह से। तो ये आपका जो है कि इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि और पैसा बढ़ा दो, लेकिन लोगों ने उस टाइम पर पैसा कर लिया सेव, और डिमांड नहीं करी। डिमांड ना करने के कारण जो है कि वो इकोनॉमी और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद जो है कि कैपिटलिस्ट मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि वेज कम कर दो, है ना।
तो उससे क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन हुआ, वेज कम हो गई, वेज कम हो गई तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो जितना प्रोडक्शन हो रहा था वो डिमांड आती थी तो निकल जाता था उतना। लेकिन अब क्या हो गया कि सप्लाई तो हो रही है लेकिन डिमांड आई नहीं रही, यानी वो मार्केट में प्रोडक्ट बिक ही नहीं पा रहा है, यानी प्रोडक्ट क्या वो इकट्ठा होता चला गया फैक्ट्रीज में, है ना। तो उसको क्या हो गया, वो ओवर प्रोडक्शन हो गया। जब वो ओवर प्रोडक्शन हो गया तो फर्म क्या है, लेइंग ऑफ यानी ले ऑफ करने लगी, यानी फायर करने लगी एम्प्लॉय के लिए कि भाई आप जो है कि जो भी क्रिएट कर रहे हो जो भी प्रोडक्ट वो तो बिक ही नहीं रहा मार्केट में, तो और कितना प्रोडक्ट, लेबर मना कर दिया ना बनाओ, तो लेबर खाली तो बिठा के पैसा देगी नहीं, कैपिटलिस्ट तो देंगे नहीं भाई, तो उनको ले ऑफ करते निकालना, इसलिए उससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है ना। If central bank raises money supply to rise demand, then people would absorb additional money as they lacked faith and this leads to further inflation। क्योंकि भाई पैसा अगर मान लो मनी जो आपका सेंट्रल बैंक है वो बढ़ा अगर डाल भी दे लोगों की जेब में तो लोग पैसा होल्ड करके बैठ जाते हैं, यानी पैसे की होल्डिंग कर लेते हैं, पैसे की जमाखोरी कर लेते हैं, क्योंकि भैया उनको लगता है डर कि ऐसा अभी क्या पता है इससे भी बुरा समय आ जाए। कोरोना ये कोविड वगैरह आया था तो लोगों के पास अगर पैसा आता भी था तो वो लोग उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं करते थे, उनको लगा क्या पता और बुरी समस्या आ जाए, है ना। सब्जियां यानी क्या क्या लोग इकट्ठा करने लगे अपने घर पे गेहूँ चावल, ताकि जो कि क्या पता आगे क्या क्या होने वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, ये चीज़ है। तो द होल सर्किल ब्रोक, कौन सा सर्किल, जो आपका डिमांड और सप्लाई का, तो डिमांड का जो है कि और जो सप्लाई का सर्किल है वो आपका क्या होगा, ब्रोक हो गया, बिकॉज एज पर क्लासिकल प्राइस शुड हैव फॉलन टू मैच ओवर प्रोडक्शन, यानी जो है कि ओवर प्रोडक्शन को मैच कर देना चाहिए था टू ब्रिंग डिमांड इक्वल टू सप्लाई, बट एट द सेम टाइम वेज आल्सो फॉल, टाइम पे क्या होती वेज भी कर रही थी, तो इसलिए क्या है सर्किल पूरा पूरा ब्रोक हो गया। और यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता रखा है ऑलरेडी, यही एक्सप्लेन करा कि कैसे जो है कि ये हो गई थी। यानी ये एक बार आप ये भी यहाँ भी समझ लीजिए, कैपिटलिस्ट एम्ड एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंटिन्यू यूजिंग द वेज, यानी वेज वो कम करते गए, अल्टीमेटली क्या हो गया, परचेजिंग पावर लोगों का कम हो गया, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड हो गई। उसके बाद जब जब भाई अगर डिमांड हो नहीं थी तो क्या हो गया, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड, यानी स्टॉक लग गया फर्म में, और उसके बाद जो है कि जब स्टॉक लग गया तो और ज़्यादा उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट करता लोगों को निकाला, फेलियर ऑफ माइक्रो ग्रेड डिप्रेशन आ गया, इसीलिए कीन्स ने एडवोकेट करा, है ना, कि भाई ये कैसे क्या काम होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इमरजेंस ऑफ जाएगी, इमरजेंस ऑफ यहाँ से फिर जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को लाओ और एज अ होल की बात करो, यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे क्लब्ड मार्केट फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट आए तो वहाँ पर जो कुछ ना कुछ वो एक्सपेंडिचर करे, है ना, तो उससे जो है कि आगे काम होगा। अपनी ये इनकी बुक है बहुत ही जो है कि आप सभी लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, ये आपके कीन्स की बुक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936। कीन्सन स्टेटमेंट, लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, कि भाई लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये डिटरमाइन होता है किससे, एग्रीगेट डिमांड से, है ना, फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो ये क्या करा कीन्स ने कहा, ये हाँ, इन्होंने ये नहीं कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, कीन्स ने कहा कि मार्केट हमेशा जो है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो करके अंडर एम्प्लॉयमेंट रहती है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, कि मार्केट में कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है, जो कि कुछ अंडर मार्केट कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती है, मार्केट हमेशा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। हाँ, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी, यानी जो जो एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी है इससे क्या होता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट, यानी देखो एग्रीगेट डिमांड ये मैंने अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बता रखा है, जो आपका थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में, ये देखिए पैसा भी तो एक प्रोडक्ट है ना, अगर आप पैसे की डिमांड जैसे आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हो तो प्रोडक्ट का जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है वो वहाँ पे आपके क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का प्राइस। तो मनी का भी अगर पैसे की जितनी मान लो कि सप्लाई है, जितनी डिमांड है, तो ये पैसे का प्राइस होगा, पैसे का प्राइस होता क्या है, ब्याज, ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट तय होता है, उसका इक्विलिब्रियम तय होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज ड्यू टू लैक इन एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड में मान लो अगर रुकावट आ जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट होने लगता है। एनी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आर कॉज ड्यू टू डिमांड डेफिशिएंसी, ओनली द वे टू रिमूव डेफिशिएंसी इज डिमांड इज थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज, उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे अगर बढ़ेगा, यानी गवर्नमेंट खर्चे करेगी, यानी गवर्नमेंट रोड बनवाए, पुल बनवाए, गवर्नमेंट जो है कि रेलवेज बनवाए, गवर्नमेंट और बड़े बड़े काम करें इंफ्रास्ट्रक्चर के, उससे जो है कि जॉब्स क्रिएट होगी, तो लोगों को विश्वास होगा, भरोसा होगा कि हाँ 2-3 साल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो इकॉनमी, वो लोग फिर खर्च करना स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ है। ही सेड शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन वेजेस आर फिक्स्ड एंड नॉट फ्लेक्सिबल, जो कि क्लासिकल ने कहा था कि जो है कि क्या है,
वेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें, वेजेस हो गई हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, सारा कुछ क्या है फ्लेक्सिबल है, लेकिन उन्होंने कहा कि वेजेस क्या है फिक्स है, नॉट फ्लेक्सिबल एज स्टेटेड बाय क्लासिकल। हाँ, ही सेड दैट क्लासिकल ऑपरेट इन लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन में तो क्लासिकल ऑपरेट करते हैं, लेकिन भाई लॉन्ग रन की क्यों हम सोचें, लॉन्ग रन में तो वी आर ऑल डेड, लॉन्ग रन में तो हम लोग सभी लोग मरे हुए हैं, है ना। भाई आज से मान लो 50 साल की बात की हम क्यों सोचें, लॉन्ग रन में वी आर ऑल डेड, है ना। तो यहाँ पर ये वाली यहाँ पर बात हो जाती है ना। He said that classical operate in long run and long run we are all dead। इस तरह की बात यहाँ प्लीज वेट। यहाँ पर क्या है कि इफ, यहाँ पर उन्होंने कहा कि, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो है कि इफ शॉर्ट रन देर आर फ्लक्चुएशन, अगर शॉर्ट रन में फ्लक्चुएशन है, देन सच फ्लक्चुएशन शुड बी करेक्टेड बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यानी कि क्लासिकल घरों से बैठे रहोगा, कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, तो है कि लॉन्ग रन में ये सही हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमी में, कोई डिस्टर्बेंस या मान लो डिमांड कम हो पा रही है, इस डिमांड को कम की वजह से फर्म्स को लॉस हो रहा है, वो एम्प्लॉय निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को आके जो है कि ऐसा काम करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ानी चाहिए ताकि लोग अनएम्प्लॉयड ना हो, वो अपनी डिमांड करते रहें और इकोनॉमी चलती रहे, है ना। तो यहाँ पर शुड बी करेक्टेड बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन ईदर बाय फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल मतलब जो गवर्नमेंट जो भी मतलब टैक्स वगैरह लगा के या मतलब जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम करती है वो आपके फिजिकल पॉलिसी होती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो आरबीआई जो भी काम करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी। देन वी विल रीच इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, उसके बाद हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जाएंगे एज हिंटेड बाय क्लासिकल ने। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्लासिकल और केंशियल स्कूल के ये डिफरेंस है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड फॉर फ्री इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, क्लासिकल ने कहा था ना, एंड इकोनॉमी इज ऑटोमेटिकली रीच टू अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्लासिकल ने कहा, आपको बता चुका हूँ। और कीन्सियन इकोनॉमिस्ट ने बिलीव करा कि देयर ऑलवेज अ सर्टेन एग्जिस्ट ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो है कि मार्केट फुल एम्प्लॉयमेंट में ना रह करके अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है, और कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयड लोग रहते ही रहते हैं, यानी या कोई ना कोई रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड यानी फुल तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, which would not disappear automatically and hence calls for government regulation, जो कि अपने आप गायब नहीं होंगे, इसलिए जो है कि यानी जो कुछ ना कुछ चीज़ें अनएम्प्लॉयड रहती हैं तो विच वुड नॉट डिसअपियर ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं कि वो अपने आप, मान लो बेरोजगारी है तो अपने आप खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, सरकार को आना पड़ेगा, हस्तक्षेप सरकार को करना पड़ेगा। सरकार आके जब एक्सपेंडिचर करेगी, मान लो बढ़ावा देगी, तभी वो चीज़ें सही होंगी, अपने आप सही नहीं होगा। लेकिन क्लासिकल ने कहा इट विल बी करेक्टेड बाई इटसेल्फ इन लॉन्ग रन। These economists were strong proponents of market and did not believe in state intervention। ये जो है कि इसमें बिलीव करते थे, स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट्स ऑफ मार्केट की, ये कहते थे मार्केट अपने आप सब कुछ सही, और स्टेट के इंटरवेंशन आई, सरकार के इंटरवेंशन में कोई जो है कि एक्सटर्नैलिटी उसको मानते थे कि सरकार आएगी तो फ्री चीज़ें देगी या मान लो कुछ करेगी तो उससे मार्केट का जो डिमांड सप्लाई का उसका फर्क पड़ जाएगा और जो है कि मार्केट में इंटरवेंशन हो जाएगा। लेकिन कीन्स ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि जो है कि स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए, उन्होंने बिलीव इन स्टेट इंटरवेंशन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्स इन लॉन्ग रन, यानी जो है कि यहाँ पर लॉन्ग रन में ये जो बात करते थे, लेकिन किन्जियन स्कूल का मतलब जो आपका किन्स के फॉलोअर थे जो उनको फॉलो करते थे, तो उनका जो स्कूल था तो वो जो है कि डोमिनेट था शॉर्ट रन, वो शॉर्ट रन की बात, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कोई लोग मान लो कि भाई जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस देखी होंगी, तो वहाँ पर ये मैंने जो भी ये मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ये मैंने बहुत माइन्यूट माइन्यूट से जो भी चीज़ें वर्ड्स है ये मैंने बहुत अच्छी तरह से एलोबरेट करें, एक्सप्लेन। शॉर्ट रन कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट रन का ऐसा मतलब है कि अलग अलग फर्म्स, किसी के लिए 6 महीने भी शॉर्ट रन हो सकते हैं, किसी के लिए 5 साल भी शॉर्ट रन हो सकते हैं। 5 साल का मतलब है कि मान लो कोई बहुत बड़े लेवल का काम हो रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको अपना जो है कि एक और प्लांट लगाना, तो उसके 5 साल शॉर्ट रन है ना। कि 5 साल के ऊपर 6 साल उसके लिए लॉन्ग रन माना जाए, क्योंकि उसके लिए मशीनें नई नई बनाना, नई नई पूरा प्लांट सेटअप कराना। या मान लो कि अगर कोई छोटी सी, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई आपका मान लो कोई चेयर वगैरह, फर्नीचर वगैरह कोई फर्म है, तो उसके लिए शॉर्ट रन होगा 6 महीने, तो वही 6 महीने तो उसको टाइम चाहिए कम से कम, तो नहीं ज़्यादा 6 महीने से, तब वो जो है कि दूसरा एक फर्म वगैरह फर्नीचर की ओपन कर, यानी ये डिपेंड करता है लॉन्ग रन शॉर्ट रन फर्म टू फर्म, है ना। दिस वॉज एडवोकेटेड बाई इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, ये आपके क्लास। किन्सियन का तो आपको पता है कि ये आपको जो
केन्जियन स्कूल जो है यहाँ की एब्सोल्यूट। अब ये उसके बाद ये आगे वही लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस हम बात करेंगे, ये जो है कि हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हम इस क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। आगे जो है कि हम आगे जो है कि यहाँ पर हम बात करेंगे या हमारी जो डिटेल में जो भी थ्योरीज हैं लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के अलावा जो आप यहाँ पर एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस कीन्स ने दिए 1936, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दुइसनबेरी ने 1949 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका यूजीसी नेट में जो है कि आपकी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। और ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यानी जो है कि कौन सी पहले आई उसके बाद कौन सी आई, इस तरह से। तो मैंने ये याद कर रखा है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स का है, तो ये इसमें जो है कि एब्सोल्यूट कीन्स का मैच कर लीजिए, और ये आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। बाकी रिलेटिव का मतलब है, रिलेटिव मान लो कि 1949 में हमारा देश आज़ाद होने के बाद बहुत सारे रिलेटिव एक दूसरे से बिछड़ गए थे, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो 1949। ये ईयर वगैरह लोग भूल जाते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और ये आपके डिवीजन वेरी मान लो कि कोई एक नाम मान लो हुआ करते थे, डिवीजन वेरी, इस तरह से आप याद कर सकते हो। इनकम हाइपोथेसिस मान लो कि डिवीजन वेरी कोई आपके रिश्तेदार है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट आप जानते हो यहाँ पर ये मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन की बॉटल आती है, मिल्टन, मिल्टन की बॉटल परमानेंट मानी जाती है, 12 की होती है क्वालिटी पे, तो आप ऐसे उसको रेट कर सकते हो। 1957 मान लो कि 57, मिल्टन फ्रीडमैन का नाम सुनते ही 57 ऑटोमेटिक सामने आ जाता है ईयर, उससे आप दो चार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक। लाइफ साइकिल की बात, तो लाइफ साइकिल के बारे में ज़्यादातर मोदी जी सोचते हैं, तो मोदी गिलानी आपको याद हो जाएगा। मोदी जी जो कि लगभग लगभग 63 साल के हो ही चुके हैं, वैसे याद कर लो। रैंडम वॉक कोई मान लो कि हॉल के अंदर कर रहा है, बड़ा सा हॉल है उसके अंदर रैंडम वॉक कर रहा है। रैंडम वॉक इसलिए कर रहा है क्योंकि उनकी एज जो है कि 78 ईयर्स के वो हो। ऐसे आप जो है कि इसको याद करते हो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना, एग्जाम में आपसे पूछा। तो इसमें जो है कि आगे हम नेक्स्ट क्लास में हालांकि बात करेंगे, लेकिन मैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में आपको बता देता हूँ, है ना। एज पर दिस लॉ कंजम्पशन डिपेंड अपॉन अ प्रायरी नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। कंजम्पशन जो है कि डिपेंड करती है प्रायर नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर, प्रायर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो कंजम्पशन कोई व्यक्ति करता है, कंजम्पशन का मतलब जो खाना खाता, कपड़े पहनता है, या मतलब जो भी नई चीज़ें कंज्यूम करता है, तो इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट इनकम। जो उसकी इनकम होती है ना, उसकी फंक्शन होती है इनकम। तो यहाँ पर उन्होंने बात करी इस तरह से, और यहाँ पर जो है कि स्टेटेड यानी किसने, कीन्स ने, है ना, इनकम में बहुत ज़्यादा जब चेंज होता है तब कंजम्पशन में थोड़ा चेंज होता है ना। जैसे मान लो अगर इनकम में किसी की 50% जो है कि इजाफा हो जाए, तो ऐसा नहीं कि कंजम्पशन भी 50% बढ़ा देगा। कंजम्पशन के लिए हम लोग क्या करें, हम लोग खाना खाते हैं कि हम लोग खाना, अगर मान लो अगर कोई भी कोई एग्जाम्पल 6 रोटी खा रहा था, इनकम बढ़ गई तो 9 थोड़ी ना खाने लगेंगे। अब मान लो सब्जी में नमक मान लो कि एक मात्रा होती है उतना खाते हैं, अगर अगर मान लो कि इनकम बढ़ गई तो नमक हम के 1.5 गुना थोड़ी ना खाने लगेंगे। तो इसलिए जो है कि उन्होंने कहा कि बहुत थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ता है। हालांकि कुछ चीज़ें मान लो एक एक पार्ट है कंजम्पशन का, मान लो कि हमने शौक बढ़ा लिए, मान लो कि टीवी है उससे बढ़िया टीवी ले आया, और अच्छी कार है उसको हमने अपग्रेड कर दिया, मतलब और अच्छी कार ले ली, तो इस तरह से हो जाता है। जो एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय की मतलब जो है कि चेंज डिमांड इनकम में इतना बहुत ज़्यादा, यानी 3 ईयरों का मतलब है कि काफ़ी चेंज हुआ है, तब जो है कि कंजम्पशन में थोड़ा चेंज हुआ है। और ये हमेशा लेस देन 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई बहुत ज़्यादा, अगर बहुत किसी ने कंजम्पशन बढ़ा दिया तो जितना इनकम में चेंज हुआ उतना ही बढ़ा लेगा, यानी कंजम्पशन। ऐसा थोड़ी है कि जितना इनकम में चेंज हुआ उससे ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ा लेगा। फिर तो वो स्पेशल केस हो जाएगा, अलग से मतलब कर्जे वाला व्यक्ति है, कर्जे में कर्जा ले करके जो है कंजम्पशन बढ़ा रहा है, वो वाली बात हो जाएगी। हालांकि जो है कि ये कम होता है एक से। ही आल्सो मेंशन दैट हाउस होल्ड करंट कंजम्पशन इज, करंट कंजम्पशन कितनी होती है हाउस होल्ड की, फंक्शन ऑफ करंट एंड एब्सोल्यूट इनकम। करंट की जो मैंने कहा ना इनकम होती है, उसी की फंक्शन होती है करंट कंजम्पशन, है ना। फोर प्रॉपर्टीज आपकी किसमें है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में। रियल कंजम्पशन इज पॉजिटिव विच इज फंक्शन ऑफ रियल कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम। तो आपकी यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि आपकी जो है कि इट इज शॉर्ट रन, तो ये आपकी कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ जो है कि डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो आपकी टैक्स वैक्स सब देने के बाद जब इनकम बचती है, तो वो जो फंक्शन, आप 1 लाख रुपए इनकम कर रहे हो, अब 1 लाख पे आप 30,000 मान लो टैक्स दे रहे हो, तो आपकी 70,000 ही तो इनकम बची है।
इसी में तो कंजम्पशन करोगे 70,000 को ध्यान में रखते हुए, फिर तो तभी तो करोगे, हाँ अब 70,000 मेरे पास है, अब मुझे ये लेना, ये करना, ये करना, ये करना। 1 लाख थोड़ी ना मानोगी, मेरे पास 1 लाख है, ये करूँगा भाई, क्या तो आपको टैक्स देना है, ठीक है। अगर आप टैक्स दे चुके हो उसके बाद आपका कितना बच रहा है, तो आपकी क्या है, ये डिस्पोजेबल यानी जो है कि वाई एंड जो आपका जो है कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम ऑलवेज यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, ये रेट है ना, ये यहाँ पर जो है कि ग्रेटर देन 1 है, इसमें शॉर्ट रन में हो जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये आपका लेस देन 1 होता है, 0 से बड़ा बड़ा होता है। ये होता है कि एक्चुअल में ये होता है कि मान लो आपकी इनकम है, इसमें से मान लो 100 रुपये आपकी इनकम है, आप 70 अगर मान लो खर्च कर देते हो, आपकी आदत है ऐसी, तो यानी 0.7 आपकी क्या मानी जाएगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम। अगर आपकी एक है, एमपीसी की वैल्यू 1 है अगर आपके केस में, तो यानी आप 100 रुपये अगर पैदा करते हो, यानी इनकम करते हो, 100 के 100 रुपये भी आप कंज्यूम कर लेते हो, खर्च कर देते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी 1 हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आप 100 रुपये इनकम कर रहे हो और खर्च कर रहे हो 200, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होगा मेरे फिर तो किसी अलग है, तो वहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा होगा तो आप 100 खर्च कर पाओ, उससे ज़्यादा आपको है ही नहीं, तो आप खर्च कैसे करोगे। तो ये जो है कि आपका यहाँ पर इसीलिए ये 1 और 0 के बीच में होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है, जो कीन्स ने दिया था यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन कीन्स ने दी थी, वो यहाँ से ऐसे नहीं दी, ऐसा नहीं दी, ये होती C=CY, इन्होंने दी है कंजम्पशन फंक्शन ऐसे, यहाँ से, यानी इतना जो है कि ये इंटरसेप्ट है, ये बता रहा है, ये इनकम है, ये बता रहा है कि जब इनकम व्यक्ति की 0 होती तब भी व्यक्ति कुछ ना कुछ कंजम्पशन करता है, वो कंजम्पशन कितना करता है, C बार कंजम्पशन करता है, C बार प्लस C के बाद जब यानी इनकम 0, वाई की वैल्यू 0, यानी पूरी टर्म ये वाली 0 हो जाएगी, तो यानी C बार कंजम्पशन कर रहा है। लेकिन जब उसकी मान लो इनकम आने लगती है, तो उसके कंजम्पशन धीरे 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 बढ़ने लगते हैं, यानी जो है कि पाई एक टाइम पे इनकम 0 इतनी कर रहा है कंजम्पशन, हाँ, दूसरे टाइम पे वो यानी उसकी बढ़ जाएगी, यानी जो है कि इतनी कंजम्पशन जो है कि बढ़ जाएगी। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब कम होती है इनकम बढ़ती है, यानी जो है कि इनकम जब किसी की बढ़ जाएगी तो उसकी एमपीसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। मान लो किसी की, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये कमाई है और खर्च कर रहा है, अगर ये कमाई मान लो 200 हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, 100 खर्च कर लेगा, यानी यहाँ पर तो 0.7 है और इनकम बढ़ी तो 0 पॉइंट, हालांकि कंजम्पशन बढ़ गई है लेकिन एमपीसी 0.5 हो गया, यानी एमपीसी क्या होगा, कम हो गया, इनकम का ही बढ़। तो ये जो है कि 4 प्रॉपर्टीज है आपकी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की। तो वी विल बी प्रोसीडिंग विद दीज कंजम्पशन फंक्शंस लेटर ऑन इन नेक्स्ट क्लास। तो टिल नाउ it was the starting of macroeconomics, so I hope that it clear to you. We'll be meeting in the next class. Thank you. Take care. Bye bye. Your exam is coming in June, so please stay corrected with me because I will be completing the microeconomics very soon. Microeconomics आपकी micro it is completed. Microeconomics I will be completing very soon before exam. So please stay connected and we will be meeting. Thank you so much. Bye bye.